आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सूर्यवाला जी और उषा किरण खान जी से बात करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और इनको सुनना आपके लिए सौभाग्य की बात है। मैं बात करता रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए घर की बात है। जैसे अपने घर के बड़े बूढ़ों से बात की जाती है, मैं वैसे ही बातचीत शुरू करूँगा और इनके सत्र का नाम भी ऐसा ही है, ये जिंदगी के मेले। साहित्य आज तक के जिस मेले में आप उपस्थित हैं, वहाँ साहित्य और शब्दों की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, उनकी बात लगातार हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं जो हमारे मंच पर हैं। इनके शब्दों को पढ़ के कई पीढ़ी ने अपना सतत निर्माण किया है और बहुत सारे लोगों ने लिखना भी सीखा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ना भी सीखा और बहुत कुछ सृजित किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सूर्यवाला जी, उषा किरण खान जी। मैं कोई औपचारिक सवाल नहीं पूछूंगा साहित्य आज तक के मंच पर। सीधा सीधा मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने जब लेखन शुरू किया और उस समय जो मेले लगते थे और आज जो मेले चल रहे हैं, इस जिंदगी के मेले, और आप अभी आए होंगे, रास्ते में देखे होंगे किस तरह का साहित्य आज तक को लोगों का प्रेम उत्साह मिल रहा है और हमारे अलग अलग मंचों पे अलग अलग तरह की विधाएं और अलग अलग तरह के कलाकार अतिथि मौजूद हैं। तो जीवन का जो यह मेला है, इसके बारे में मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा, फिर आपकी किताबों की बात करूँगा, आपके पात्रों की बात करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जैसे किस्सा सुनाते हो, जैसे मेरी निजी बातचीत में करते हो, भले ही ये टेलीविजन का मंच है, वैसे ही बताएं, हमारे दर्शकों को आनंद आएगा। धन्यवाद। बोलिए बोलिए, यहाँ तक लाना होगा। जी प्रकाश जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो बूढ़ी आवाज है ना, थोड़े बूढ़े लोगों की आवाज है और मेरे सामने बहुत युवा लोग बैठे हुए हैं। ये तीसरी पीढ़ी है हम लोगों को पढ़ने वाली। वैसे पढ़ना आजकल कम होता है, सुनना ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं साहित्य आज तक के संजीव जी, जयप्रकाश जी, आपको ये मेला लगाने वालों की मैं बहुत बहुत हम आभार मानते हैं। आप लोगों ने ये बहुत खूबसूरत मेला लगाया है। आज तक का आभार है। आज तक जो है वह अपने तमाम कामों के साथ वो जनता की आवाज को सुनता रहा है, बताता रहा है। हमारा काम है संवाद का, लेकिन संवाद के बीच शब्दों की दुनिया कहीं बिछड़ न जाए, इसके लिए साहित्य आज तक शुरू हुआ था और इसको शुरुआत से ही आप लोगों का प्रेम हासिल रहा। तो हमारे लिए भी ये खुशी की बात होती है कि हम पूरे दिन समाचारों की 24/7 समाचारों की बात करते हैं, लेकिन जब साहित्य की बात होती है और हम जब साहित्य आज तक का उत्सव मनाते हैं, महाकुंभ कहते हैं हम इसको साहित्य का, तो भारतीय भाषाओं के इस सबसे बड़े मेले में आप लोगों की मौजूदगी होती है और आप हमारा हमेशा आमंत्रण स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और शुरुआत वहीं से जो मैंने पूछा। तो मैं पहले तो ये कह दूं कि ये मेला आपका बहुत भव्य, बहुत अच्छा है। और ये भी मैं यहाँ बैठ के नहीं, मैं कह रही हूँ कि आज तक हम जब और छोटे थे तब से हमारा बहुत शायद पहला हिंदी चैनल मुझे लगता है टीवी का ऐसा था जिसे लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया था। यहाँ आकर वो सब याद आ रहा है। मैं से ये सब सोच के नहीं आई थी। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने जो मेले की बात कही, तो हमारे समय का मेला और ये मेला तो बहुत अलग है। जैसे हमारे में और आप लोगों में जितना फर्क है, हमारे मेले तो हमारे दिमाग के ट्रैफिक जैम के साथ लगे होते थे, क्योंकि हमारे चारों तरफ कम मेले होते थे और उन मेलों से जो हम लिखने वाले जो कुछ लेते हैं वो इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम, हम चाहे वो ममता जी हो या उषा जी हो, यहाँ हम सब ने आप लोगों को बताएं कि जिस तरह से लिखना शुरू किया और जिन माहौल में लिखना शुरू किया, वो आज का माहौल नहीं था, इतना रंगारंग माहौल नहीं था। हमने मेले लगाए, वो हमारे ये महिला साहित्यकार जो थी उन्होंने ये मेले लगाए और
एक तरफ से आपको ये बता दें, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, कि उस समय एक सिर्फ संपादकों ने हमें बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया। समीक्षकों के नहीं, कोई आसपास कोई समीक्षक है तो नहीं, तो समीक्षा जो थे वो हाईब्रोज थे। ये पढ़ी लिखी शिक्षिताएं हैं, ये ड्राइंग रूम लेखन कर रही हैं, ये शिक्षिताओं का शगल है, ये लिखना क्या जाने। हमने कोई भी ध्यान नहीं दिया, वो नाक भौं चढ़ाते रहे, हम लिखते रहे। और आज मेरे तो लिखने को 50 साल हो रहे हैं, उषा जी को मुझे लगता है। तो आपने ये जश्न मनाया है मेरे लेखन के 50 साल पूरे होने का। और आपको बता दूं कि बहुत बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है, क्योंकि हम लिखते ही रहे। और महिला कथाकार अंक, महिला लेखन विशेषांक की धूम मच गई थी। तो मुझे आपके पाठकों ने, हम सबको, सारे महिला कथाकारों को, ममता जी आएंगी अभी, उन्होंने किया। और मैं, जहां तक मेरा संबंध है, वो मैं जयप्रकाश जी भी आपको 2 मिनट बताऊंगी। जी जी। मेरा बचपन जो यहाँ सूर्यबाला बैठी है ना, वैसा नहीं था, ये सब नहीं था। बहुत संपन्न बचपन। मैं संघर्षों की बात कर रही हूँ। कोई भी रचनाकार बिना संघर्ष में तपे उसके हाथ में कलम नहीं आती है, तब कलम उसकी शरणस्थली हो जाती है। तो मैंने खासकर जो बचपन झेला है, इतना खूबसूरत, इतना संपन्न, मछलियों वाला, जो जिसके आंगन में मछलियां लगी पाली जाती हो, जिसके बैठक में नल दमयंती की फोटो लगी हो, जिसके पिता अलैया बिलावल गाते हो, वो सारा बचपन एक दिन जैसे उल्कापात हो जाए, राख हो जाए, समाप्त हो गया। और उसकी जगह एक विधवा माँ और 4 बेटियां रह गईं, और 4 बड़ी छोटी बेटियां, और कोई जीविका का वो नहीं था जयप्रकाश जी। उसमें हमने, तब मुझे लगा था कि ये कलम मेरी शरणस्थली बनी थी। वो सारे दुख अभाव को लेकर मैंने लिखना शुरू किया। और बाद में भी आपको बता दूं बहुत शॉर्ट में, कि जैसे मसाला फिल्में होती है ना, मसाला फिल्में, कि बहुत सुखांत हो गया, फिर बहुत दुखांत हो गया, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। अगर लिख दूंगी तो मसाला फिल्म माना जाएगा। कि शादी हो गई, मरीन इंजीनियर, समुंदर पे भी, समुंदर की लहरों में उछाल दिया गया कि आप वहां इतने विपन्नता से फिर संपन्नता। और उसके बाद उस शादी की शर्त ये थी कि ससुराल आपकी बिल्कुल आदिम गुफाओं की तरह, बनारस का, यूपी का एक ऐसा गांव है जहां आपको 12 इंच का घूंघट निकाल के अपनी स्वतंत्रता हासिल करनी है। उन सब के बीच से मैंने अपनी स्वतंत्रता ढूंढी, स्त्री स्वातंत्र्य ढूंढा है, और आज आपके बीच में, आपके मेले में आई हूँ। और ये दिदिया कौन है? आप बड़े हो या उषा जी? नहीं, मैं दिदिया हूँ, ये छोटी है। और ये जरूर बता दूं कि वो पहला उपन्यास मुझे पाठकों ने खड़ा किया है, समीक्षकों ने नहीं। कोई समीक्षक आसपास हो तो भी हमेशा पाठक मेरे साथ रहे। मैं सारे नए रचनाकारों से कहती हूँ कि पाठक को कम करके मत आंकना, ये पाठक थी, तुम्हें जिंदा रखेंगे। और आज भी अभी राजकमल के स्टॉल पर 47 साल पुराना मेरे संधि पत्र धर्मयुग में जो प्रकाशित हुआ था वो भी है। और बिल्कुल अभी आया, 2 वर्ष पहले आया उपन्यास कौन देश को वासी। तो गांव, शहर, नगर, महानगर और विदेश, कौन देश को वासी, ये सारे मेरे लगाए हैं। अब आप इनसे भी पूछिए, उषा जी से। उषा जी से भी यही सवाल दोनों से हमारा ये था कि जो देखिए, मैं आप लोगों से इसलिए भी औपचारिक सवाल नहीं पूछना चाहता कि मैं आप लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लगातार पढ़ता रहा हूँ, बहुत एक उम्र गुजर गई है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक बैठे हैं वो बिना किसी मेरी औपचारिक सवालों के, क्योंकि मैं जो भी पूछूंगा उनके उत्तर भी मैं जानता हूँगा, तो मैं ये जानना चाहूँगा उषा जी से कि आपका जो बचपन है और आज, आपका बचपन राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा। और जो डॉक्टर सूर्यबाला जी की जो सबसे बड़ी बात है, जो बात बीच में कहीं छूट सी गई है,
आपको इन सारी चीजों में जिस बात ने बांध के रखा था वह थे शब्द, वह थी शिक्षा, वह थी पढ़ाई। वह 12 इंच का घूंघट 7 समंदर पार कौन देश को वासी तक इसलिए ले जा सका क्योंकि आपकी बुनियाद बहुत मजबूत थी। वो शब्द जो आपके दिमाग में थे, उन्होंने आपको एक ऐसा विराट संसार सौंपा जिसे समंदर की लहरों की उछाल भी नहीं रोक सकी। मुझे लगता है आपका जीवन कोई इससे बहुत इतर नहीं था। मुझे मालूम है आपके बचपन और उनके संघर्ष के बारे में। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे सूर्यबाला जी ने कहा, वो जो विकास यात्रा है और वो जो जिंदगी के मेले हैं, मैं ये नाम जब हम चुन रहे थे तो हमारे दिमाग में था कि आप लोग हमारे लिए, आपने कहा कि ये तीसरी पीढ़ी हमारे सामने बैठी है। तो जो इनके पहले की पीढ़ी है और उससे पहले की पीढ़ी जिसने पढ़ पढ़ के बड़े हुए, हम लोग पढ़ पढ़ के बड़े हुए आपकी रचनाओं को, तो ये जो मेले बढ़ते गए आपके जीवन के, वो कैसे, वो यात्रा कैसी है उसके बारे में बताएं। धन्यवाद जयप्रकाश जी। और अभी अभी दीदिया ने जिस संघर्ष की बात कही, तो संयोग से हमारी दीदिया का और मेरा संघर्ष लगभग उस मामले में एक ही जैसा था कि हमें नहीं पता, लहरों के सहारे बढ़ते चले जा रहे थे और अभी किशोर भी नहीं हुए कि हमारे पिता गुजर गए। तो पिता के नहीं रहने से उस समय में क्या कष्ट होता होगा ये आप लोग सब समझते हैं। संपन्नता विपन्नता तो पिता के रहते और उनके काम करते होती थी, क्योंकि एक व्यक्ति करते थे। मेरे साथ थोड़ा अंतर ये था कि हम कृषि, यद्यपि मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और उस तरह का काम करते थे, लेकिन कृषि संपन्न थे, खेत था। तो खेत 1 साल बंजर रह सकता है, लेकिन अगर माँ है और वो खेत करवा सकती हैं, कर सकती हैं, तो बस वो दिक्कत नहीं हुई और वो संपन्नता रही उस मामले में। और जब अनाज आपके पास है तो किसी और चीज की जरूरत नहीं। वो उस समय से लेके आज तक मैं यही सोचती हूँ कि सबसे बड़ी शक्ति अनाज है। तो अनाज हमारे पास था अपने परिश्रम के बल पर। बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम जानते ही नहीं हैं। और ये जो मेला है, आज का जो ये सब मेला देख रहे हैं, या इस तरह के बहुत सारे हम लोग, लिटरेचर फेस्टिवल होता है, ममता दीदी आ रही हैं, हाँ, सब कुछ होता है। आ रही हैं दीदी। ममता कालिया जी आ गई हैं, उनकी कुर्सी लगाओ भाई। हाँ, आइए दीदी आइए। मतलब आपसे भी बुजुर्ग हैं ममता जी, आप पहले ही मतलब सीधे सीधे माइक पर जो है अनाउंस कर रहे हैं, मतलब ये कितनी गलत बात है। देखिए ममता दीदी, हम ये दोनों दीदियां हैं मेरी। और ये देखिए, इसने पैर छुआ, ये छोटी लड़की है जी जी, स्वागत है बहुत बहुत। ममता कालिया जी, हिंदी साहित्य जगत इनसे परिचित है, आपकी कृतियों से परिचित है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस मंच पर जिन लोगों ने अपने काम से और अपने लेखन से साहित्य जगत को लगातार पिछले 5 से भी अधिक दशकों से प्लावित कर रखा है, उनको एक तरह से समृद्ध कर रखा है, वो हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उषा जी से एक सवाल मैंने पूछा था, वो सवाल अभी आपके पास भी आएगा कि जिंदगी के जो मेले हैं, जब बचपन से जो शुरुआत हुई, वो कैसे आप यहाँ तक आए, और वो आज तक साहित्य, आज तक जो मेला लगाया है, इस मेले को देखकर आप लोग कैसा महसूस करते हैं। तो उषा जी जब जवाब दे लेंगी तब आपको जवाब देना है। मैंने चूंकि सवाल दोहरा दिया ताकि हमारे जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए। तो उषा जी बताइए अभी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो सब ठीक है और संघर्ष के साथ साथ जीवन आगे चलता रहा। और शायद ये सही है कि जिसके जीवन में जितना अधिक संघर्ष होगा, संवेदना उसको उतना अधिक छुएगी और उसके हाथ में अगर कलम आ गया, उसके पास अगर शब्दानुशासन हो गया, तो वो लेखक हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है अब इस समय।
तो शायद मैं इसलिए हो गई, लेखक हो गई, कवि हो गई। और अब मेले की बात मैं बताऊंगी जो मैं बताना चाहती हूँ। जी जी एकदम बताइए। कि जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, बिल्कुल बचपन से कर रही हूँ, और मैं 7 साल से 21 साल की उम्र तक हॉस्टल में ही रही। मैंने ऐसा शायद ही कोई होगा, उस बीच में सब कुछ हुआ लेकिन हॉस्टल न छूटा। तो मैं एमए तक हॉस्टल में रही बचपन से लेके। उस हॉस्टल में रहने के दौरान भी हम लोग के यहाँ ये बहुत उत्साहवर्धक विषय था कि एक आध हॉस्टल में तो अंग्रेज लोगों का शुरू किया हुआ था, लेकिन वहाँ भी एक हिंदी का विशेष, ये कविता और कहानियों का कुछ याद करो, बोलो, अंताक्षरी पढ़ो, ये सब होता था। तो उसी समय से साहित्यिक रुचियां तो मेरे घर में थी। साहित्यकारों का और राजनेताओं का उस जमाने में एक दूसरे से बड़ा संबंध था, तो वो हमारे घर में होता था। मगर स्कूल में भी और हॉस्टल में भी ये सब होता था कि एक दिन शनिवार को हम लोग हिंदी के लिए 1-1.5 घंटा रखते थे, और जो बच्चों को रटने के लिए दिया जाता था। और रट के हम लोग साहित्य से बड़े ही माने एक दूसरे को के साहित्य को और साहित्य से हम लोग इतने ज्यादा निकट हो गए थे कि वो एक जीवन का अंग हो गया था। ये एक मेला वहां से हमको याद है। फिर हम लोग जब हाई स्कूल वगैरह में गए तो यूथ फेस्टिवल शुरू हो गया था। और जैसे हम लहेरियासराय दरभंगा का एक हाई स्कूल हमारा था और हॉस्टल था, तो हम लोग पूरे लहेरियासराय और दरभंगा के जिला के पूरे कमिश्नरी के साथ स्कूल का एक स्थान पर ऐसे ही मेला लगता था। छात्र छात्राएं रहते थे, और हमारे स्कूल के हॉस्टल में जो दूर दूर से लड़कियां आती थी वो रहती थी। और ऐसे ही साहित्य का वातावरण, ठीक है कितना गंभीर वातावरण नहीं होता था, लेकिन साहित्य का वातावरण होता था। उसमें कुछ स्वरचित भी बच्चे पढ़ते थे। तो ये मेला देख करके, चूंकि अब बूढ़े लोगों को जरा पुरानी बातें ज्यादा याद आती हैं, तो मुझे अपना वो प्राचीन मेला याद आता है। जब दरभंगा में नॉर्थ ब्रुक जिला स्कूल था, अभी भी है वो, उसमें जब होता था मेला, तो उस मेला को हम खूब एंजॉय करते थे। उसी तरह हम आपके इस मेला को देख रहे हैं कि उसी का एक विकास है। और हम एक जिला के छोटे स्कूल के मेले की चर्चा करते हैं, छोटे स्कूलों के, और यहाँ पर आपका एक मीडिया हाउस है और ये भारत की राजधानी है। बस इतना ही अंतर है, और सब मुझे वैसा ही मजेदार लगता है, अच्छा लगता है। बहुत गहराई में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। और हम लोगों को जहाँ हंसी खुशी रहती है, जहाँ आनंद रहता है, वो स्थान बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारा साहित्य आज तक का यह प्रयास भाता भी है, और हमारे लिए बड़ी बात है। ममता जी को खांसी आ रही है, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ या आप सहज हो चुकी हूँ तो मैं पूछूं? तबीयत ठीक है आपकी? ममता जी, आपसे भी ये सवाल अगर आप बात कर सकें तो मैं पूछूं, नहीं तो फिर मैं सूर्यवाला जी को पूछूं, बाद में पूछ लूंगा। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा, आप अभी सहज हैं? हाँ ठीक है, ऐसे ही रहता मेरा। आपसे सवाल मेरा वही है कि जब आपका बचपन था, उस समय जो मेले लगते थे, और आज हमारा जो साहित्य आज तक का मेला लगा है, बचपन के उस मेले से जिंदगी का जो मेला आप लोगों ने तय किया और कई पीढ़ियों को अपने लेखन और अनुशासन से प्रभावित किया, उस मेले में और इस मेले में को देखकर आप क्या महसूस करती हैं, और जिंदगी के उस मेले की जो यात्रा है उसके बारे में बताएं। दोस्तों नमस्कार। आज तक ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि साहित्य मेला जुड़ाया है, और आप सब यहाँ पर साहित्य चर्चा के लिए आए हैं। आजकल तरह तरह के मेले हो गए हैं। व्यापार मेला हमारे बगल में चल रहा है, लोन मेला होता है जिसमें लोग कर्ज लेके नाचते हैं। टीवी में दिखाया जाता है कि कर्ज मिल गया तो नाच रहे हैं, जबकि कर्ज लेना हमारे जमाने में शर्म की बात मानी जाती थी।
और हमारे जमाने में छोटे छोटे मेले लगते थे और उनमें ज्यादा मजा आता था। आज बड़े बड़े मेले लगते हैं, उनमें कम मजा आता है। ये एक अजीब बात हो गई है और आज मेलों का रूप बिल्कुल बदल गया है। लोन मेला, व्यापार मेला, और मुझे हमेशा मेले के नाम पर वो साहित्य याद आता है जो मैंने पढ़ा और जिनमें मेले जितना मजा आया। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम, उसमें वो परिवार, किसान परिवार इसलिए नहीं जा पाता कि एक बैल उनके पास कम है, गाड़ी कैसे चले। पिता गया हुआ है लेने के लिए, बैल गाड़ी लेने गया हुआ है और वो बैल और गाड़ी, और उसे वो मिल नहीं रही है और देर लग रही है। वो गुड़ की रोटी बनाकर बैठी हुई है, जो नायिका है लाल पान की बेगम। फिर गाड़ी मिलती है और हंसी खुशी सब जाते हैं। इसी तरह से एक बड़ी प्यारी कविता आपने देखी होगी पिछले दिनों, कृष्ण कल्पित की, कि मेला देखने कौन जाता था लीला, मैं तो तुम्हें देखने जाता था। देखिए, मेलों में ही प्रेम प्रसंग शुरू होते हैं, छेड़छाड़ होती है। पंजाबी का एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है कि चल चलिए जरब दे मेले ते मुंडा तेरा मैं चकला, बेटा तो मैं उठा लूंगा, चलो मेले में चलते हैं। तो आप ये देखिए, मेले ऐसे रहे। और मुझे याद है जहाँ तक अपने बचपन की, कि नागपुर में कस्तूरचंद पार्क में मेला लगता था और वहाँ एक चटाई की दीवार लगती थी चारों तरफ, और हम बच्चों ने चटाई की दीवार में छेद करके ऐसा कर लिया था कि हमको एक आने की टिकट ना लेनी पड़े, हम मेले में घुस जाते थे। और उस जमाने में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने मिलते थे, वो खिलौने एकत्र करना हमारा शौक था। और घर से मेला देखने के लिए 4 आने मिलते थे, और आप देखिए उस मेले में उस 4 आने को कितना सोच समझ के हम खर्च करते थे। तब तक मैंने ईदगाह कहानी नहीं पढ़ी थी, लेकिन हामिद किससे कम मेरी गणित नहीं थी। जब मेले में वो चवन्नी खर्च करनी होती थी कि कैसे उतने मेले में चवन्नी में खर्च भी कर लें, खा भी लें, कुछ वापस भी आ जाएं, लेकिन टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते थे। एक बार एक चौकीदार ने हम लोग को पकड़ लिया था, उसने कहा बेबी लोग, तुम लोग चोरी से अंदर जाती हो, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब रात भर यही बैठना। हम लोग बहुत डर गए, हमने कहा अब क्या होगा। 3-4 लड़कियां थे हम, मुझे याद है आज भी। एक लड़की थी जिसका नाम था सरोजनी और उसका सरनेम था नायडू। तो हमें बड़ा मजा आता था कहने में कि अरे हमारे साथ सरोजनी नायडू जा रही है। तो आप ये देखिए कि मेले के बड़े बड़े वो रहे हैं। मेले में अब तो झमेले बहुत हो गए। एक जमाना था जब मेले के अंदर आपको इतना मजा आता था, चरखी पे झूल रहे हैं। आज जॉइंट व्हील में उतना मजा नहीं आता, रोलर कोस्टर राइड में उतना मजा नहीं आता जितना कि उस चरखी पर घूमने में मजा आता था। और चरखी भी क्या थी, थोड़ी सी ऊपर जाती थी, इस पेड़ जितनी ऊंची, और उस पर इतना मजा आता था, हमें लगता था आसमान में उड़ रहे हैं जैसे हम। और देखिए धीरे धीरे होता क्या है, एक लेखक क्या करता है, एक लेखक अपने सारे जो जीवन को देखता है, आप सब जो आसपास है हमारे, ये सब हमारे लिए मेला है और ये सब हमारी रचनाओं में उतर आता है। ये जिंदगी का मेला है जो हम दिखाते हैं, चाहे वो फिल्मी गीत में हो। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, या ये आप कह लीजिए ये वो है मेले जो हमें कहीं अवसाद में भी ले जाते हैं और हमें महाप्राण निराला याद आते हैं जब वो कहते हैं मैं अकेला आ गई मेरे गमन की सांध्य बेला। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूर्यबाला जी, ममता जी ने देखिए आते ही हमारी पूरी बातचीत की दिशा ही मोड़ दी, और चूंकि दिशा मोड़ दी तो उन्होंने बचपन की बात की और बचपन के उन मेलों की बात की जो उनके याददाश्त में कहीं न कहीं गहरे बसा हुआ है। और किस तरह से देखिए उनकी साफगोई की मैं दाद देता हूं कि बचपन से ही चुराने वाली थी और कैसे उन्होंने रविंद्र कालिया जी को चुराया, वो सब मैं जानता हूं। इसलिए मैं, जो पाठक हैं वो जानते होंगे, अभी इलाहाबाद की संस्मरण बहुत सारा, बहुत अच्छा संस्मरण लिखा है। रविंद्र कालिया जी पर भी बहुत अच्छा एक संस्मरण लिखा है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए।
आपकी जिंदगी का जो मेला है चोरी चकारी और प्रेम, क्योंकि ये तो प्रेम को ले गई, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने टाइप से, जबकि कोई मंदिर नहीं जा रही थी, लौट रही थी, किस तरह से और कहाँ क्या हुआ, लोग खरीदेंगे किताब तो जानेंगे। आप उनके बारे में बताइए जो अब तक लिखा नहीं है, क्योंकि आप बहुत सलीके से एक भारतीय पारंपरिक स्त्री का जो स्वरूप है वो आपके लेखन में भी दिखता है और वो आपके कृतियों में भी दिखता है, आपको देखने से भी दिखता है। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कोई कृष्ण कन्हैया आया ही ना हो और जिसके बचपन में कुछ ऐसी शरारतें ना किया हो कि मैं चोरी से घुस गई कि इसलिए कि 25 पैसे में टिकट खरीदने का नहीं है और देखना भी है। देखिए, आप बहुत शरारती बातें कर रहे हैं। ये हमारी नई पीढ़ी के सामने काफी शरारती किस्म की जिज्ञासाएं रख रहे हैं। लेकिन मैं वही कहूंगी जयप्रकाश जी कि मेरा बचपन तो ईदगाह वाला था ना। ममता जी का बचपन जो था वो कितना साहित्यिक वातावरण, और उसमें पिता अच्छी अच्छी किताबें दे रहे हैं पढ़ने को। मैं ममता जी के बचपन की बात कर रही हूँ, और मेरा बचपन तो पिता रहे ही नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे जो चीज बहुत अच्छी तरह याद है, आप नए लोगों को मैं जरूर बताऊंगी। पहले तो ये बताऊंगी कि ये मेले लगे हैं ना, हिंदी की एक बहुत अच्छी कविता है अमौसा का मेला, लोक कविता है। आप अपने अगले इसमें वो अमौसा का मेला जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अमौसा का मेला इस समय सिंगापुर में भी वो दिखाया जा रहा है रेलगाड़ी के जी। और खैर उस रेलगाड़ी में मेरी भी बहनों का जलसा। आपने मेले की बात की तो सिंगापुर में एक प्ले दिखा रहे हैं वो 25 नवंबर को, उसमें बहनों का जलसा। तो मेरे बचपन के जो मेले थे ना, वो जो आपने कहा बस इतना ही कि बचपन में ही मैं युवा हो गई थी और मुझे सारा ध्यान था कि माँ जो है अपना एक एक पैसा, अगर मैं उत्तर भारत की अखबार आज में लिखती थी 14-15 वर्ष की अवस्था में, और उसमें आज का पारिश्रमिक 10 रुपए आता था, तो 10 रुपए में से, और डाकिया नीचे से बुलाता था बिटिया पैसा आया है आज से, तो मैं 10 रुपए में से 1 रुपए भगवान की 1 रुपए पोस्टमैन को देती थी और 9 रुपए माँ की पूजा की चौपी पर रखती थी कि माँ की जिंदगी में जो ये आया है मेला नहीं अनूठापन। और एक बात मैं आपको बताऊंगी जो आज नए नए लोग बच्चे यहाँ बैठे हैं कि देखिए हमारे समय में, आज मैं जब सुनती हूँ श्रद्धा या आफ्ताब या इन लोगों की बातें, तो मुझे याद आता है कि हम बहुत छोटे थे और मेले में गए थे। किसी ने मुझे वहां देखा था, पड़ोस के एक लड़के ने, और उसने किसी और से कहा था बाद में कि सूर्यबाला की शादी हो गई। मैं उसे दुल्हन बनी देखना चाहता था। क्या बात, इतनी बड़ी बात, क्या बात। एक युवा लड़का दूसरी लड़की के लिए कह रहा है कि मैं उस लड़की को दुल्हन बनी देखना चाहता था। तेरी कुड़माई हो गई थी। हो गई क्या? वो कुड़माई में नहीं था, देखना चाहता। उसको भी कहाँ हुआ उसके साथ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। उषा जी, चूंकि हम लोग जो है सत्र हमारा थोड़ा लेट हुआ, पहले ममता जी का इंतजार किया, दूसरे से सत्र के लोग हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम हम 2 सवाल तो करेंगे ही। तो ये दूसरा सवाल था, आपसे भी वही सवाल। आप ये कह के नहीं भाग सकती हॉस्टल की लड़कियां क्या क्या करती रही हैं किसी जमाने में और आज के भी जमाने में। मुझे पता है ये कोई बायसनेस की बात नहीं है, लड़के भी बदमाशी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। तो ये मातृशक्ति, और ये ना समझे कि मैं कोई जेंडर बायस कमेंट कर रहा हूं। तो आप उजागर कर दीजिए आज। खान साहब से मिलने वाला जो किस्सा है ना, वो वहां से शुरू कर दीजिए, वही बता। ये हॉस्टल में दूसरे तरह की शरारतें हुआ करती थी और करते थे हम लोग, और मैं तो 1 नंबर शरारती थी जो धर्मयुग में, अब मैं बता सकती हूँ। इसमें सूर्यबाला दीदिया का, ममता दीदी का, सब कोई का निकला था, मेरा भी निकला था। उसमें मैंने हॉस्टल की शरारतों का जिक्र किया तो हमारी जो हमारे समय में हेड मिस्ट्रेस थी,
वो उस समय डायरेक्टर एजुकेशन हो चुकी थी पटना में, और वो धर्मयुग लपेटे हुए दौड़ी हुई आई थी हमारे क्वार्टर में, और बच्चे समझ रहे थे कि आज माँ डांट खाने वाली है। बोले अच्छा, तो वो शरारत तुमने की थी? तो इस तरह शरारतें तो होती थी। अब जहाँ तक खान साहब से मिलने का सवाल है, वो हॉस्टल से उनका कोई मतलब नहीं मुझे था। मालूम है, लेकिन वो बचपन की दोस्ती थी ना। मैं देखिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप अपने मुंह से बताएं। मुझे तो सब पता ही है, मुझे क्या। तो वो चूंकि मेरे पिता और उनके पिता मित्र थे, क्योंकि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी लोग थे, तो इन लोगों का एक ग्रुप था और इस तरह की मित्रता थी। और ऐसा ग्रुप था जो आम तौर पे समाज में नहीं था। गांधीवादी समाज सुधारक लोग थे, तो जाति बाहर किए हुए लोग सब थे। उस जाति बाहर लोगों का जो ग्रुप था, उस ग्रुप के खान साहब भी थे और हम भी थे। हम लोग दो परिवार के बड़े बड़े लोग थे, तो हम लोग बचपन से मित्र थे। लेकिन उसी मित्र से बचपन में ही शादी भी हो गई। ज्यादा दिन नहीं बीता, बचपन से। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई थी कि बचपन से ही दोस्ती भी थी और शादी भी हो गई, कोर्टशिप भी कर ली। और वो दोस्ती में चल रही थी, कोर्टशिप चल रही थी आपके बचपन से ही। हाँ, शादी हो गई, और शादी के समय काफी हंगामा हुआ। वो कह रहे थे कि मैं अभी नहीं करूंगा, अभी तो ये भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन घर वालों ने कहा कि सामाजिक कारणों से आपको शादी करनी होगी। जब शादी हुई, उसके बाद बहुत दिनों तक इस बात के लिए झगड़ा होता रहा कि हम लोग को अभी शादी करने की जरूरत क्या थी। लेकिन हम लोगों का यही सब चलता था। हमारा प्रेम हमारा अंत तक इसीलिए शायद बना रहा कि हम उतने ज्यादा वैचारिक रूप से खूब घुले मिले थे, लेकिन पति पत्नी के रूप में कभी नहीं देखा। हमेशा हम उनको मित्र के रूप में देखते रहे, और वो भी मुझको मित्र के रूप में ही देखते रहे, लेकिन हाँ, जूनियर और बेवकूफ मित्र के रूप में। तो ये हमारा एक रहा, और ये मनोरंजक एक बात थी। चलिए ममता जी, आप कुछ अभी बताएंगे क्या रहस्योद्घाटन करना चाहती हैं? हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आएगा सुन के। एक जनरेशन की 3 लेखिकाएं बैठी हैं आपके सामने, वरिष्ठतम लेखिकाएं। ममता जी से छोटी मैं, मुझसे छोटी है। ये दोनों, इन्होंने बचपन में ही इनको मिल गया साथी, बचपन से साथी मिल गया, उनको बड़ा होके मिल गया, और मैं फिसड्डी रह गई। मुझे कितनी बड़ी होने पर भी, और मैं पीएचडी कर रही थी, तब ये हुआ कि मतलब विडो माँ है और 4 लड़कियां हैं। तो मुझे, आप विश्वास करेंगे, ये सारी लड़कियां सारे लड़के, कि हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, पर नल दमयंती की तरह हमने एक दूसरे को सुना था, सिर्फ सुना था। और मेरे घर में जो किराएदार हमने रखे थे जब पिता नहीं थे, तो उनके किराएदारों के लड़कों ने आके कहा मेरी माँ से, मुझको दिखा करके कि इनकी शादी हमारे भैया से कर दीजिए। मैं बहुत बिगड़ गई। मैंने कहा कि मेरी शादी अब ये लड़के करवाएंगे जिनको मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया है। उन लड़कों को मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया था, वो मेरी शादी तय करा रहे थे। उन लोगों ने कहा वो लड़का शिप में इंजीनियर है। मैंने कहा इंजीनियर नहीं हो सकता, खलासी वलासी होगा। अगर इंजीनियर होता तो मेरे से क्यों शादी करने आता है, मेरे जैसी लड़की से क्यों शादी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। और मैं आज में प्रेम कविताएं लिखा करती थी, बहुत तो शायद उन्होंने पढ़ा रहा हो। बस इतनी सी बात है, कोई खास मसालेदार नहीं, ये बहुत काफी अच्छी बात है। वरिष्ठ लेखिकाओं के प्रेम को जानना भी चूंकि जिंदगी के मेले का हिस्सा है। ममता जी, ये हमारा अब चूंकि आखिरी सवाल है। सामने बैठे हैं शहीद भाई, इससे पहले कि मुझे धक्का दे के भगाएं कि उनका सेशन है और हमारे दूसरे अतिथि नाराज हों। रवि जी, और आपका वह किस्सा जो लिखने से छूट गया हो, या जो मैं जानता हूं जो आपने लिख भी दिया है, ये आज की जो पीढ़ी है उसको लगता है कि वह बहुत आधुनिक है और बहुत साहसी है। उसको ये नहीं पता है कि आज के दशकों पहले इस तरह का या इससे बड़ा साहस उन लोगों ने किया है जो शब्दों की दुनिया में रचे बसे हैं।
आपकी पढ़ाई लिखाई, आप लोगों का लेखन, आपका जीवन, जो बस का किस्सा है, कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे आप दोनों के पसंदीदा लेखक अलग अलग थे, और जो एक नजरों वाली शुरुआत थी और वो जो अंजाम तक पहुंची, मैं उसको चाहूंगा कि संक्षेप में बता दें ताकि ये प्रेम का जो आख्यान है वह पूरा हो और जिंदगी के मेले में हम आपको धन्यवाद दे सकें। दोस्तों देखिए, ये हमारी मुलाकात भी एक तरह से मेले में हुई थी रवीन कालिया से, लेकिन वो साहित्य का मेला था, साहित्य गोष्ठी थी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पहली बार उनके साथ मेरा संवाद हुआ। हम साथ में चंडीगढ़ से दिल्ली बस में लौटे, बस रास्ते में खराब हो गई, उसने हमें 1 घंटा और दे दिया और इस तरह से हम निकट आते गए और एक दूसरे के कोलंबस बन गए। लेकिन उसके बाद जो जिंदगी थी उसमें बहुत टकराव थे, बहुत घुमाव फिराव थे, नौकरियां छोड़ी, नौकरियां की, एक दूसरे के पीछे भागते रहे। अंत में जीवन के धक्कों ने हमें मेलों की नगरी इलाहाबाद पहुंचा दिया। अब इलाहाबाद में जो रहा है वही जानता है कि वो हर रोज कोई ना कोई मेला होता है। कभी दधिकानों का मेला है, कभी दशहरे का मेला है, कभी दिवाली का मेला है, और सबसे बड़ी चीज तो है कि माघ के महीने में माघ मेला है, जो माघ अब आने वाला है। माघ में इतने मेले लगते हैं, हर रोज कोई मेला होता है। एक मेले की मुझे अभी तक स्मृति है जो मैंने खुद वहां रहकर देखा, मौनी अमावस्या का मेला। अभी सूर्यबाला ने जिक्र किया अमावस्या का मेला कविता का, वो कैलाश गौतम की बहुत प्रसिद्ध कविता है, अमावस्या का मेला, अमावस्या का मेला, चलो भैया देखे अमावस्या का मेला। और उसमें इतने प्यारे चित्र आते हैं, शब्द चित्र आते हैं उसमें कि पूरा मेला आपके सामने आ जाता है। गुरु और चेले के मिलने का जिक्र वो इतना बढ़िया है उसमें। गुल्लब्बो की दुल्हन चले धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे। अब वो है वो आपन सुनावा, वो आपन सुनावा, वो अपने दूल्हे को ज्यादा बतावन। इस तरह की बातें जो उसमें आती हैं, और मेले में ये होता है, आप इस तरह की बात करते हैं, सहेलियां मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, सब अपने अपनी यादें और आदतें पुड़िया में बांध के ले आते हैं। और उस मेले में गंगा मैया का एक ऐसा सूत्र है जो सबको एक रखता है। बावजूद इसके कि हम दिल्ली वाले कहते हैं कि गंगा बहुत प्रदूषित हो गई है, इलाहाबाद वाले आज भी गंगा को बहुत पावन नदी मानते हैं। मौनी अमावस्या पर मैंने कहानी लिखी थी मेला, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि नाव डूब रही है, लेकिन सारी भक्ति ने जो बैठी हैं कोई बोल नहीं रही, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। तब उसमें जो एक विदेशी लड़की है वो खड़ी होकर चिल्लाती है, कहती है हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं, हमें बचाओ। तो किसी तरह मल्लाह और तटरक्षक वाले दौड़कर उनको बचाते हैं, नहीं तो वो स्वामी जी की ऐसी आज्ञाकारिणी है कि वो डूबना पसंद करेंगी, बोलना पसंद नहीं करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे पास समय होता तो हम और भी अधिक बात करते। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से अगले साल इस चर्चा को और विस्तार से हम कर पाएं, और इसके पीछे हमारी जो कामना है आप जानते ही हैं कि मैं चाहूंगा कि आप लोग लगातार लिखती रहें, सृजित करती रहें, और जिंदगी के मेले को समृद्ध करने के साथ, शब्दों की दुनिया को समृद्ध करने के साथ साथ साहित्य आज तक को भी समृद्ध करते रहें अपने लेखन से। हमारे आपकी उपस्थिति हमें गरिमा प्रदान करती है और हर बार हम आपको बुला के उत्साहित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। धन्यवाद।